गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल लेसन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका था और लेसन नंबर 4 के प्रश्न उत्तर के बारे में हमने कल चर्चा की थी और आज हम लेसन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। व वन्य प्राणी। तो चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो बिल्कुल इजी सा है। प्राकृतिक वनस्पति, इससे तात्पर्य ऐसी वनस्पति जो प्रकृति में स्वतः अर्थात अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप उगी आती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। वन्य प्राणी जंगलों में अर्थात वनों में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि वो वन्य प्राणी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर का जो नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा आप सभी को अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए कि एक होती है कृत्रिम वनस्पति जो मानव के द्वारा उगाई जाती है या उत्पन्न की जाती है। दूसरी प्राकृतिक वनस्पति जो स्वतः ही अपने आप ही उगी आती है या उत्पन्न हो जाती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से आशय वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होता है या अपने आप ही उत्पन्न होता है, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यानी कि मनुष्य का प्राकृतिक वनस्पति के उत्पन्न होने में कोई योगदान नहीं होता, ये स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक इस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को ही क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति। तो ये प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा आप सभी को अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होती है जो बिना मानव की सहायता के स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। और जब लंबे समय तक इस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति के आगे हम चर्चा करेंगे। एक पॉइंट दे रखा है इसी के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत, देशज, और दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत विदेशज। तो देशज से तात्पर्य है ऐसी वनस्पति जो हमारे देश की है मूल रूप से, वह देशज वनस्पति कहलाती है, तथा जो दूसरे देशों की वनस्पति है वह विदेशज वनस्पति कहलाती है। तो देशज यानी देश की, विदेशज यानी दूसरे देश से कारणवश हमारे देश में पहुंची है और यहाँ पर वर्तमान समय में भारी मात्रा में यदि मिल रही है तो वो विदेशज, देशज देश की। भारत में मुख्य रूप से 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी कि भारत जो है विश्व में जैव विविधता, जीवों की विविधता के आधार पर यदि देखें तो भारत का स्थान 12 प्रमुख देश में आता है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है और भारत का एशिया महाद्वीप में 4था स्थान है वनस्पति के आधार पर। वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। यानी कि वन्य प्राणी वनों में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी तथा प्राकृतिक वनस्पति या वनस्पति में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है, उसके निम्नलिखित कारण हैं जिनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे क्रम से। तो वनस्पति
जैसे उपजाऊ क्षेत्र है तो मुख्य रूप से भारत में वहां पर कृषि की जाती है। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर वन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे और वन में वन्य प्राणी जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। इसी प्रकार से ऊबड़ खाबड़ भूमि है या पहाड़ी भूमि है तो वहां पर वन ज्यादा मिलेंगे और उपजाऊ भूमि है तो वहां पर लोग कृषि ज्यादा करते हैं। तो मुख्य रूप से धरातल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी जो विविधता मिलती है वो किन कारणों से मिलती है, इसी के अंतर्गत पहला है धरातल। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें धरातल। जैसे पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश जो है राजस्थान का, वहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, मरुस्थल है और इसी कारण से वहां पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं और जिनकी जड़ें भी काफी गहराई तक होती है। एक दूसरी तरफ देखिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, तो वहां पर वृक्ष जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरे वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी वहां पर जल भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है इन्हीं कारणों से। तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ और असमतल जो भूभाग होता है वहां पर मुख्य रूप से जंगल तथा घास के मैदान पाए जाते हैं और जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। वन्य जीव जो है उनके स्थान होते हैं ये जो जंगल होते हैं और ये ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि उपजाऊ क्षेत्र है तो वहां पर निश्चित रूप से कृषि की जाती है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट मृदा। मृदा या मिट्टी। भारत का जो क्षेत्र देखें अधिकांश क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है। गंगा का मैदानी प्रदेश देखें तो उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से कृषि का कार्य किया जाता है। जबकि यदि जम्मू कश्मीर पंजाब का इधर का क्षेत्र यदि देखें तो ये पहाड़ी क्षेत्र भी है, ऊंचा क्षेत्र भी है। दोनों ही क्षेत्रों में दक्षिण भारत या उत्तर भारत के अंदर देखें तापमान में भी विविधता है, मिट्टी भी भारत में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो किसी क्षेत्र की मिट्टी या मृदा वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं तथा पर्वतों के ढलानों पर गहरे वृक्ष पाए जाते हैं जो कि वन्य जीवों के आश्रय स्थल होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जलवायु। और जलवायु के अंतर्गत जो पहला इसमें पॉइंट दे रखा है वो है तापमान। यानी कि तापमान भी कहीं ना कहीं वनस्पति को और वन्य जीवों को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का तापमान होता है उसी प्रकार के वन्य जीव तथा वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। हम देखते हैं कि कई ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं पाए जाते लेकिन वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या वहां पर ऐसे पेड़ नहीं पाए जाते जो हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सब किस कारण से होता है? ये तापमान के कारण भी होता है क्योंकि वृक्षों को या वनस्पति को एक निश्चित मात्रा में तापमान भी मिलना चाहिए। तो अगला पॉइंट है हमारा तापमान वनस्पति की विविधता पर तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। हिमालय पर्वत के जो ढलान वाले क्षेत्र है, जो निचले क्षेत्र है, पहाड़ से जब उतरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ढलान। तो ढलान वाले जो क्षेत्र है वहां पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट के कारण वनस्पति पनपने और बढ़ने को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है इसमें सूर्य का प्रकाश।
तो सूर्य का प्रकाश भी पौधों को बढ़ने में सहायता प्राप्त करता है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश वृक्षों को ज्यादा मिलेगा वहां पर सघन वनस्पति मिलेगी, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम मिलता है वहां पर इतने सघन वृक्ष नहीं मिलेंगे। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश की स्थिति, समुद्र से दूरी या समुद्र तल से ऊंचाई आदि कारणों का वहां की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। इसके बाद है वर्षण। वर्षण अर्थात वर्षा। तो स्वाभाविक सी बात है, पौधों के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, वर्षा की भी आवश्यकता होती है। भारत में अधिकांश वर्षा, हम पहले भी वर्षा या मानसून के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, तथा लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है भारत में, वहां पर सघन वनस्पति पाई जाती है, गहरे जंगल पाए जाते हैं और विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आज हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के बारे में अध्ययन किया। कल हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए वर्षण के बारे में ही और बातें करेंगे, वर्षा के बारे में ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।